सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। बायोलॉजी के टॉपिक को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं और बायोलॉजी के टॉपिक में हमने लास्ट टॉपिक जो लिया था, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछला टॉपिक लिया था निषेचन का। तो आज जो हमें कंटिन्यू करना है वो हमें कंटिन्यू करना है निषेचन के बाद की संरचनाएं, यानी कि निषेचन पश्चात संरचनाएं और घटनाएं। संरचनाएं और घटनाएं, ठीक है, इनको आज हमें पढ़ना है। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, देखिए पहले ये जान ले रहे हैं कि क्या पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है कि सबसे पहली चीज तो हम जानेंगे भ्रूणपोष के बारे में। भ्रूणपोष के बारे में यानी कि एंडोस्पर्म के बारे में, एंडोस्पर्म के बारे में, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे भ्रूणपोष के कार्यों के बारे में, कि भ्रूणपोष का क्या कार्य होता है। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे भ्रूण के बारे में, यानी कि एम्ब्रियो के बारे में। समझ में आ गया? तो ये टॉपिक आज हमें लेने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि जो भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म होता है, उसकी भ्रूणपोष। देखिए जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद यानी कि निषेचन के बाद जो बाह्य दल होते हैं या जो दल होते हैं, जो पुमंग है और स्टाइल है, ये सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और उसके बाद ये वहां से झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। अक्सर आपने फूलों में देखा होगा, फूल क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, उसके बाद वो क्या होने लगता है, झड़ जाता है। अब जब यहाँ पर ओव्यूल मैच्योर हो जाएगा तो ओव्यूल के मैच्योर होने से क्या बनेगा, यानी कि बीजांड के मैच्योर होने से क्या बनेगा, बीज बनेगा। तो ये बीज में और उसके बाद जो अंडाशय वाला भाग होगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो अंडाशय वाला भाग होगा, ये अंडाशय वाला भाग किस में बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा। समझ में आया? तो ये जो सारी की सारी घटनाएं हैं, ये सारी की सारी घटनाएं आती हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स में। ओके, तो उनकी बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं, देखिए हम एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो क्या होता है, सॉरी एंडोस्पर्म क्या होता है, भ्रूणपोष की। एंडोस्पर्म क्या होता है, ये एक तरीके का पोषक टिश्यू होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, पोषक ऊतक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक तरीके का पोषक ऊतक है। और कब बनेगा ये, जो पुष्पी पादप है, यानी कि जो ऐसे पौधे जिनमें फूल आते हैं, उनमें कब बनता है ये, निषेचन के बाद। ये बात ध्यान रखिएगा, भ्रूणपोष का निर्माण कब होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है निषेचन के बाद। अब ये जो भ्रूणपोष है यानी कि एंडोस्पर्म जो है, ये एंडोस्पर्म जब डेवलप कर लेगा, यानी कि इसमें जब डेवलपमेंट हो जाएगा, विकास हो जाएगा, विकास और बीज के अंकुरण के समय कब यूज में आएगा, ठीक है। तो उस यूज के बेस पर एंडोस्पर्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्पर्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो होता है हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसको बोला जाता है केंद्रीय भ्रूणपोष। क्या बोला जाता है, केंद्रीय भ्रूणपोष, यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष, इसको बोला जाता है, कोशिकीय मीन्स सेलुलर, सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। अगला आता है आपका हेलोबियल। अगला आता है हेलोबियल भ्रूणपोष, ठीक, इसको यही कहते हैं हेलोबियल, है ना, बियल एंडोस्पर्म। आगे बात समझ। तो ये क्या हो गए, 3 तरीके के ये डिवीजन हो गया इसका, किस बेस पर, डेवलपमेंट के
बेस पर। देखिए तीनों तरीके के डिवीजन से रिलेटेड एक डायग्राम है जो समझने में सुविधा करेगा आपको। डायग्राम पूरा नहीं आ रहा शायद, मैं सेट करती हूँ। तो ये है हमारे तीनों तरीके के जो एंडोस्पर्म जिनकी हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, केंद्रीय भ्रूणपोष। ये केंद्रीय भ्रूणपोष की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, यानी कि जो इस तरीके के एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो केंद्रक होता है वो बार बार डिवाइड होता है, और बार बार डिवाइड करने के बाद ये बहुत सारे आप देख रहे हैं यहाँ पर केंद्रक बन जाते हैं, न्यूक्लियस बन जाते हैं। लेकिन इनकी एक विशेषता ये होती है कि इनमें किसी भी तरीके की वॉल यानी कि न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए या भित्ति होनी चाहिए या एक तरीके की सेल वॉल होनी चाहिए, वो यहाँ पर डेवलप नहीं होती। किसी भी तरीके की मतलब भित्ति का यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता है। अब ये जो डिवीजन होता है बिल्कुल फ्री तरीके से यहाँ पर डिवीजन होता है। तो इस तरीके से बनने वाले जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी फ्री न्यूक्लियस होते हैं और इनमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, अब जितने ये न्यूक्लियस हैं डायग्राम में दिख ही रहा होगा कि ये बाहर की ओर लगे हुए रह जाते हैं, यानी कि जो पेरीफेरी है वहां पर अरेंज हो जाते हैं, और सेंटर वाले पार्ट में एक बहुत बड़ी सी ये रिक्तिका बन जाती है जिसे केंद्रीय रिक्तिका कहा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी सी यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एक रिक्तिका यानी कि वैक्यूओल का निर्माण हो जा रहा है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके यहाँ पर एक भित्ति बनने लगती है, वॉल बनने लगती है, और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होने लगती है, सेल्स में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, यानी कि सेलुलर कन्वर्जन इसमें स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होगा, जो फूड मैटर्स है उसका टिश्यूज जो होगा यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, यानी कि दूसरी भाषा में कहें तो भ्रूणपोष का यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। ये नहीं, यानी कि यही जो भोज्य पदार्थ से रिलेटेड ऊतक है, यही वाला वो भाग है जो भ्रूणपोष है, यानी कि एंडोस्पर्म है, जो डायग्राम में भी मेंशन किया है। आपने वो देखा होगा जो नारियल होता है, हरे वाला आपने नारियल देखा है ना, जो पानी पीते हैं, तो उसका जो मतलब दूध वाला जो पार्ट होता है, तो वो भी क्या होता है, भ्रूणपोष होता है, मींस एंडोस्पर्म होता है। तो एक अच्छी चीज है जो आप नियर बाई देख भी सकते हैं उदाहरण के तौर पर उसको। अब जनरली ये जो भ्रूणपोष होते हैं, ये एंडोस्पर्म होते हैं, ये किन में मिलेंगे, एंजियोस्पर्म के पॉलीपेटेली जो क्लास होती है उसमें मिलते हैं, यानी कि ये मिलते हैं एक बीजपत्री में। तो इस तरीके की संरचना किसकी होती है, केंद्रीय भ्रूणपोष की, यानी कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की। दूसरे नंबर पर हमारा क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। देखिए सेलुलर एंडोस्पर्म में जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस के हर विभाजन के बाद यहाँ पर एक वॉल का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और ये शुरू से लेके लास्ट तक क्या रहती है, एक सेल फॉर्म में रहती है, यानी कि सेलुलर रहती है। अब इस तरीके के भ्रूणपोष की एक विशेषता ये होती है कि इनमें सकर्स भी होते हैं, यानी कि सकर्स जिन्हें चूषकांग कहते हैं, ऐसे अंग जो चूषकों की तरीके से काम करते हैं, सकर की तरीके से काम करते हैं। तो इस तरीके का जो एंडोस्पर्म होता है वो गैमेटोपेटेली क्लास में मिलता है, जो कि है एंजियोस्पर्म का ही, लेकिन क्लास क्या है उसकी, गैमेटोपेटेली होगा, उसमें सेलुलर ये मिलेगा एंडोस्पर्म। तीसरा डायग्राम है हमारा हेलोब्लास्टिक का, सॉरी हेलोब्लियल का। हेलोब्लियल में क्या होता है कि ये वाले भी कैरेक्टर्स होते हैं और ये वाले भी कैरेक्टर्स होते हैं, मींस दोनों तरीके के एंडोस्पर्म के यहाँ पर मिले जुले गुण इसमें मिलते हैं। अब हेलोबियल में ही मिलेगा, तो इसलिए नाम भी उसका इसी तरीके से रख दिया गया, ऑर्डर हेलोबियल जो होते हैं उसमें मिलता है, और एक बीजपत्री में ही मिलता है, मींस मोनोकॉट जो होते हैं उनमें मिलता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं डिवीजन दिखाई दे रहा है, यानी कि जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के फर्स्ट डिवीजन होता है, तो उसके फर्स्ट डिवीजन के बाद यहाँ पर इस तरीके से एक भित्ति बन जाती है, और जिस तरीके से यहाँ पर दो चैम्बर बन जाते हैं। ठीक है, ये दो चैम्बर में ऊपर वाला चैम्बर जो कि बड़ा होता है, जो बीजांड द्वारीय प्रकोष्ठ कहा जाता है, यानी कि माइक्रोपाइलर चैम्बर जिसको कहा जाता है। नीचे वाला भाग जो है वो क्या है, हमारा छोटा भाग होता है, इसे कहा जाता है निभागी प्रकोष्ठ, यानी कि चैलाजा चैम्बर। तो दो तरीके से ये क्या हो जाता है, इसमें चैम्बर में इसका डिवीजन हो जाता है।
अब जो ये वाला भाग है यानी कि बीजांड द्वारी प्रकोष्ठ वाला जो भाग होता है, इसमें न्यूक्लियस का जब विभाजन होता है और जब ये न्यूक्लियस का डिवीजन और यहाँ पर जो भित्ति है उसका निर्माण क्या होगा, लगभग साथ साथ ही होता है। तो इस तरीके के भ्रूणपोष में इस तरीके के व्यवहार से ये कैसा होता है, जो हमने पढ़ा यहाँ पर न्यूक्लियर और जो हमने पढ़ा यहाँ पर सेलुलर, तो ये दोनों के कैरेक्टर किस में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इन दोनों का मिला जुला रूप, क्योंकि इससे क्या हो गया, डिवीजन होने लग गया, भित्ति बन गई। बाकी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है तो ये इसकी तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, जब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जब भ्रूण पोष का विकास होता है, तो जब या भ्रूण का कहें जब विकास होता है तो अलग अलग तरीके से पूरे भ्रूण पोष को उपयोग में लाया जाता है, यानी कि उसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ ऐसे बीज होते हैं जब मैच्योर फॉर्म में आ जाते हैं और मैच्योर फॉर्म में आने के बाद उनमें भ्रूण पोष यानी कि एंडोस्पर्म वहां पर उपस्थित नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, उपस्थित नहीं होगा। तो इस तरीके के अवस्था यानी कि इस तरीके के बीजों को भी नाम दिया गया और इस तरीके के बीजों को नाम दिया गया यहाँ पर अभ्रूण पोषी यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। अब किस में मिलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक मिलेंगे आपको चने में, मटर में, इनमें मिलेगा आपको, सेम हो गया, इस तरीके के बीजों में मिलेगा। अब दूसरे तरीके के होते हैं तो अभ्रूण पोषी हो गए। दूसरे तरीके के होते हैं जिनमें एम्ब्रियो जब डेवलपमेंट होता है तो उस समय पूरे भ्रूण पोष का उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक है, रेस्टिंग रह जा रहा है। तो उस पूरे भ्रूण पोष का उपयोग नहीं होने की वजह से जब सीड मैच्योर होता है तो बीज के मैच्योर होने पर उस समय भी वहां पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहां पर क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, हमने यहाँ पढ़ा नहीं होता है। तो इस तरीके के बीजों को कहा जाता है भ्रूण पोषी यानी कि एंडोस्पर्मी। समझ में आ गई बात। तो ये दो तरीके के हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो सेकंड टॉपिक हमें लेना था, फर्स्ट ऑलमोस्ट जो उसके डिवीजन रिलेटेड था वो कर लिया। दूसरे टॉपिक की बात करते हैं यानी कि भ्रूण पोष के क्या काम होते हैं। देखिए, भ्रूण पोष के काम से रिलेटेड ये छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहली बात जो हमने भ्रूण पोष के बारे में पढ़ा उसके अंतर्गत, तो भ्रूण पोष के इसके अंतर्गत पहले बिंदु पर जो हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि भ्रूण पोष की कोशिकाओं में जो यानी कि एंडोस्पर्मिक सेल्स होती हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इस फॉर्म में फूड स्टोरेज रहता है, यानी कि भोजन इस फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स फॉर्म में। अब ये क्या करता है, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस समय यही वाला पार्ट क्या करेगा, उसको पोषण प्रदान करने का काम करेगा। इसलिए भ्रूण पोष भ्रूण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नाम से स्पष्ट हो रहा है पोषक तत्व होंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है इसका वो ये है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो कोशिकीय भ्रूण पोष है वो होता है। अब इस कोशिकीय भ्रूण पोष की अगर मैं बात करूं तो देखिए जैसे हमने ये पढ़ा था, ठीक है, तो इस वाले भ्रूण पोष की बात कर रहे हैं हम, यानी कि कोशिकीय भ्रूण पोष की बात कर रहे हैं, सेलुलर की बात कर रहे हैं। तो जो सेलुलर इसमें भ्रूण पोष होगा उसमें कई बार चूषकांग बन जाते हैं, कई बार उसमें सकर बन जाते हैं और ये सकर की वजह से भ्रूण पोष या उसके बाहर कुछ सेल्स ऐसी बनती हैं जो सकिंग का काम करना शुरू कर देती हैं। आप देखिए, मैं चित्र आपको दिखाती हूँ दोबारा से। इस तरीके की कुछ सेल्स बन जाती हैं जो क्या करती हैं, सकिंग का काम यहाँ पर शुरू कर देती हैं। ये इस तरीके से है, इसके चारों ओर। आ गई बात समझ। तो ये दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम हुआ, ये चारों ओर है इस तरीके से। डायग्राम में बनाते समय मुझसे मिस हो गया। तो ये है कोशिकाओं में इस तरीके की बाहर से क्या करेंगी, सकिंग का काम करेंगी। अगली बात हम करें अगर इसके अगले महत्वपूर्ण कार्य की, अगला महत्वपूर्ण कार्य होगा इसका, मैं इसे पूरा ही कर दूं पहले। अगला महत्वपूर्ण कार्य होगा इसका कि जब सीड का जर्मिनेशन होता है, मींस अंकुरण होता है, उस समय भ्रूणपोष नवोद्भिद को भोजन प्रदान करता है, यानी कि नए उद्भवित बीज को भोजन देने का काम करेगा। आगे बात समझ।
तो ये हुआ दूसरा टॉपिक कंप्लीट, जिसमें हमने पढ़ा कि भ्रूण पोष के क्या काम है, इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा भी गया है, उस दृष्टि से बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली बात करते हैं कि जो भ्रूणोद्भव है, ठीक है, उसके बारे में, यानी एम्ब्रियो के बारे में बात करते हैं। तीसरा टॉपिक हमें क्या लेना था, एम्ब्रियो के बारे में। देखिए, जब जाइगोट मैच्योर हो जाता है, यानी कि जब जाइगोट परिपक्व हो जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। और जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस क्या कही जाती है, एम्ब्रियो जेनेसिस कही जाती है। ठीक है, क्या कही जाती है, एम्ब्रियो जेनेसिस, और हिंदी में जिसको मैं कहूं भ्रूणोद्भव। आ गई बात समझ, ठीक है। अब क्या होता है कि जो जाइगोट है, ये जाइगोट क्या करेगा, ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा। इस ट्रांसवर्स डिवीजन में यानी कि अनुप्रस्थ विभाजन होगा। इस अनुप्रस्थ विभाजन से ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 सेल्स क्या करेंगी, जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल की ओर जो बनती है, मीन्स आप इसको देखिए ये है डायग्राम, जो एक तरीके से हमने दिखाया है। ये द्विबीजपत्री जो एम्ब्रियो होता है, उसके डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। तो ये क्या है, जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद ये क्या बनेंगी, 2 सेल्स बनेंगी। अब इनमें क्या हो जाती है, जो बीजांड द्वार की ओर सेल होती है, यानी कि माइक्रोपाइल की जो तरफ स्थित सेल होती है, वो होती है बेसल सेल, और जो चलाजा की ओर होती है उसे बोला जाता है एपिकल सेल। उसके बाद ये डिवीजन होता है, और धीरे धीरे डिवीजन होके कहाँ चला जाता है, 6 से लेके 10 तक की ये सेल्स का डिवीजन यहाँ पर हो जाता है। अब जो ये ऐसी लंबी संरचना बनती है, इसको बोला जाता है सस्पेंसर या निलंबक कहा जाता है। ये डिवीजन के अलग अलग मोड है, मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब ये जो 6 से लेके 10 तक की ये सेल्स होती हैं, इन सेल्स का जब ये यहाँ पर डिवीजन होता है, तो ये वाले सेक्शन को बोला जाता है क्या, निलंबक या सस्पेंसर। अब इस सस्पेंसर की आप देख रहे हैं, ऊपर वाली सेल कैसी हो गई है, फूल गई है, और यही फूली हुई सेल क्या काम करेगी, एक शकर की तरीके से काम करेगी, यानी कि एक चूषक के तरीके से काम करेगी। और जो लास्ट सेल होगी, वो लास्ट सेल हाइपोफाइसिस की तरीके, हाइपोफाइसिस कही जाएगी। ठीक है, अब वही लास्ट सेल क्या काम करती है, जो रूट कैप है, यानी कि जो मूल गोप है, उसका निर्माण करेगी। दूसरी चीज, जो एपिकल सेल होती है, वो एपिकल सेल, 2 तरीके की सेल बोली, बेसल सेल बोली और एपिकल सेल। एपिकल सेल कहाँ होगी, चलाजा की तरफ की होगी। तो दोनों अवस्थाओं में जब ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, भ्रूणीय कोशिकाओं का विकास होगा, और ये 4 भ्रूणीय कोशिकाएं बनेंगी। अगर आप यहाँ पर इसको देखें तो ये 4 भ्रूणीय कोशिकाओं का विभाजन होगा, और इसमें हाइपोफाइसिस वाली 4 सेल्स हाइपोबेसल, और आगे वाली 4 सेल क्या कही जाएंगी, एपीबेसल कही जाएंगी। मीन्स बेसल और एपिकल सेल्स के तरीके से ही एपीबेसल, और यहाँ पर क्या हो जाएंगी, हाइपोबेसल। ठीक है, अब हाइपोबेसल सेल क्या काम करेंगे, हाइपोबेसल सेल से ही किसका निर्माण होता है, हाइपोबेसल सेल से निर्माण होता है मूलांकुर का। ठीक है, एपिकोटाइल जिसको बोला जाता है, क्या बोल लिख रही थी मैं, हाइपोबेसल। ठीक है, इससे क्या बनता है, मूलांकुर। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ गई बात। अब दूसरी चीज, जो अधोबीजपत्री होता है या एपीबेकल सेल होती है, उसकी बात करते हैं। एपीबेसल सेल से क्या बनेगा, प्रांकुर। प्रांकुर को प्यूम्यूल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। दूसरी चीज, एपीबेसल सेल से जब प्रांकुर बन रहा है, प्रांकुर जहां से बनता है वहीं से क्या बनते हैं, बीज पत्र भी बनते हैं, यानी कि कोटाइलेडोन, यहीं से क्या बनते हैं, बीज पत्र भी बनते हैं। तो इस तरीके से जो भ्रूण है वो वृद्धि करने के साथ साथ, आप यहाँ पर देखिए, ये क्या हो जाता है, जब ये वृद्धि करने के साथ साथ हृदय जैसी संरचना में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, ये बना रही है यहाँ पर मूलांकुर, यहाँ देखिए ये बना रही है मूलांकुर। अभी हमने क्या पढ़ा, यानी कि एपिकोटाइल या मूलांकुर कौन बनाएंगी, हाइपोबेसल सेल। तो ये क्या है, हाइपोबेसल सेल। दूसरी चीज,
यहाँ बीच वाला सेक्शन जब ये कोशिकाओं का विभाजन हो गया, ये प्रोकैम्बियम है, ये ग्राउंड मेरिस्टेम है, और ये क्या है, डर्मेटोजन है, यानी कि त्वचाजन जिसको कहा जाता है। जब ये आगे विकसित हो जाता है और आगे विकसित होने के बाद इस तरीके की कुछ संरचना दिखती है और नीचे ये क्या आ जाता है, हार्ट शेप आ जाता है। अब ये विभाजन में देखिए ये वाला भाग क्या बना रहा है, प्रांकुर, यानी कि ये सेल है एपीबेसल सेल, यहां से बनेंगे प्रांकुर, और आप इन्हीं से अटैच देखिए ये है बीज पत्र। ठीक है, बीज पत्र बन रहे हैं यानी कि कोटाइलेडॉन बन रहे हैं, और ये बन रहा है मूलांकुर, मूलांकुर यानी कि एपिकोटाइल, और ये बन रहे हैं मूलगोप यानी कि रूट कैप। तो इस तरीके से जो ये हाइपोबेसल सेल है उस ये हाइपोबेसल सेल से क्या बनेगा, मूलांकुर। अब इस संरचना को अगर आप इस तरीके से स्पष्ट देखें तो ये संरचना इस तरीके की दिखेगी, मूलांकुर ऊपर वाला भाग, ये नीचे वाले भाग में ये बीच का जो सेंटर ज्वाइंटिंग पॉइंट है ये है प्रांकुर, और ये जो आपके हृदय के आकार की हार्ट शेप दिख रहे हैं ये क्या है, बीजपत्र, और ये यहाँ पर क्या है, हास्टोरियम या होस्टोरियम जिसको बोला जाता है, ये ऊपर वाला जो भाग है, ये आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये क्या कहा जाता है, हास्टोरियम या होस्टोरियम बोला जाता है इसको। तो इस तरीके से द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास होता है। एक सेल से यानी कि जाइगोट से स्टार्ट हो जाता है, निलंबक सेल बनती है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, उसके बाद 6 से 10 सेल्स का जो निलंबक होता है, टोटल ये होता है। फिर जो एपीबेसल सेल होती हैं और हाइपोबेसल सेल होती हैं, हाइपोबेसल बनाती हैं मूलांकुर, एपीबेसल बनाती हैं प्रांकुर और बीजपत्र, और इस तरीके से पूरा भ्रूण का विकास द्विबीजपत्री में हो जाता है। छोटा सा एक टॉपिक और बचता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा किसका, डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट को। छोटा सा टॉपिक और बचता है जिसमें मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। देखिए मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या होता है, जब यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं है इसको, एक बीजपत्री, ठीक है, ये है। तो इसमें क्या होता है, जब एम्ब्रियो यहाँ पर डेवलप हो जाता है तो इसमें बनने वाले कोटाइलेडॉन जो होते हैं यानी कि बीजपत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक ही होता है। वहां देखिए मैं कंपेयर कर देती हूँ फिर से, यहाँ पर बीजपत्र 2 दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो आप इसमें देखिए, आप इस वाले में देखिए ये 2 बीजपत्र हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो बीजपत्र बनेंगे वो बीजपत्र कैसा बनेगा, एक ही बनेगा, सिंगल ही बनेगा, इसीलिए एक बीजपत्री है। और बीजपत्र को यहाँ पर क्या कहा जाता है, स्केटुलम, ठीक है, यहाँ बीजपत्र क्या कहा जाएगा, स्केटुलम या स्कुटेलम जो आप कहें, तो ये यहाँ पर कहा जाएगा। और ये कहाँ पर होगा, जो एम्ब्रियो है बिल्कुल उसके टॉप पार्ट पर होगा, आगे वाले भाग पर होगा, ठीक है। अब क्या होता है, आगे वाला ये भाग है, लेकिन अगर आप यहाँ प्रांकुर से देखें तो प्रांकुर के साइड से लगा हुआ ये भाग होगा। आ गई बात समझ। अब देखिए ये एक बीजपत्री की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये जो तो भ्रूणीय अक्ष है, इसमें इसी भ्रूणीय अक्ष को एक नाम दिया गया है जिसे कहा जाता है, मैं यहाँ लिखूंगी इसको, जिसको कहा जाता है बीजपत्रोपरिक। क्या कहा जाता है, बीजपत्रोपरिक। अब बीजपत्रोपरिक की बात करें, इसका जो बेसल पार्ट होता है वो बेसल पार्ट क्या बनाएगा, मूलांकुर, और मूलांकुर में भी मूलांकुर चोल की हम बात करेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, आउटर कवरिंग। और इसके शीर्ष वाले भाग पर ये बनेगा प्रांकुर चोल। ये नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, मूलांकुर चोल, और बिल्कुल इसके अपोजिट ऊपर वाला ये भाग जो दिख रहा है ये क्या होगा, प्रांकुर चोल। तो मूलांकुर और प्रांकुर जानते हैं, मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है, प्रांकुर से तने का निर्माण होता है। मूलांकुर क्या करता है, जमीन के अंदर वृद्धि करता है, और प्रांकुर जमीन के बाहर की ओर वृद्धि करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, जो ये एक बीजपत्री है वो उस एक बीजपत्री के एम्ब्रियो का विकास इस तरीके से होता है। तो दोनों हमने पढ़ लिए, एक बीजपत्री में किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, यानी कि मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा, डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ा जो कि ये पूरे तरीके से है। दूसरा हमने पढ़ा कि जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म एक्चुअल में क्या होता है, और
एंडोस्पर्म को उनके डेवलपमेंट के बेस पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो वो हमने पढ़ा कि उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, फैलोपियन। ठीक है, तो आज फिलहाल इतनी ही, आज का टॉपिक इतना ही। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो सीड से रिलेटेड रहेगा, यानी कि सीड फॉर्मेशन से रिलेटेड रहेगा, और उसी से मिलते जुलते कुछ और टॉपिक्स होंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो फिलहाल आज इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।